स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। आज हमारा जो 57 वीडियो है उसमें हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। सभी विद्यार्थियों ने अपने 5 चैप्टर पूरे कर लिए होंगे तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने साथ के साथ जो अपना कार्य है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा 6 चैप्टर होगा वो होगा जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफ का जो प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि जीवन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ये हमारे जो 6 नंबर पर चैप्टर आता है जीव विज्ञान का, इसमें अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो लगभग 7 से 9 मार्क तक अकेले चैप्टर में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, उनको याद करिएगा। एक बात और है, अगर आप एग्जाम के लिए ही नहीं वैसे भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये चैप्टर हमें काफ़ी कुछ सिखा देता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी इंट्रोडक्शन होगी वो होगी लाइफ प्रोसेस को लेकर, जैव प्रक्रम को लेकर। विद्यार्थियों, जैव प्रक्रम है क्या? सबसे पहले हमें किसी भी परिभाषा को पढ़ने से पहले उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। विद्यार्थियों, अगर हिंदी में नहीं समझ पाते हो तो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हम थोड़ा बहुत उसके बारे में इंग्लिश में जानते होंगे। प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी प्रक्रिया, ठीक है, कोई भी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो रही है या नहीं। दूसरा, जीव का मतलब कि जीवन में होने वाली सभी प्रक्रियाएं। ठीक है, अगर हम अपने ही जीवन की बात करें तो आप भी इस बात को समझ सकते हो कि हमें जीवन के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, अगर मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूं क्या हमें जीवन के लिए खाना चाहिए? बिल्कुल, यानी कि हमें भोजन भी चाहिए जीवन के लिए। क्या हमें जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है? बिल्कुल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो हमने ऑक्सीजन ली, जो हमने खाना खाया, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो शरीर में यूरिक अम्ल बने, बेकार गंदे पदार्थ बने, क्या उनको भी शरीर से बाहर निकालना जरूरी है क्या? बिल्कुल। ठीक है, यानी कि जो शरीर में गंदे अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे उनको भी तो शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा ना। दूसरा, क्या हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के माध्यम के लिए, जिसको हम खून कहते हैं यानी कि रक्त कहते हैं, ब्लड कहते हैं, क्या वो भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये सभी प्रक्रियाएं मिलकर क्या बनाती है? ये जैव प्रक्रम बनाती है। यानी कि हमें जीवन जीने के लिए भोजन की भी आवश्यकता होगी और श्वसन की भी आवश्यकता होगी, परिसंचरण की भी आवश्यकता होगी और उत्सर्जन की भी आवश्यकता होगी। ये सभी प्रक्रियाएं मिलकर क्या करती है? एक प्रोसेस बनाती है जिसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं ये? पोषण है और श्वसन है, परिसंचरण आ जाएगा, परिसंचरण। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट की तरह कार्य होता है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो खून को लेकर हो, पानी को लेकर हो। ठीक है, ये सारे के सारे जो ट्रांसपोर्ट है, एक तरीके से जैसे रोड पर चलने वाले वाहन होते हैं ना, इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी छोटे छोटे रोड बने हुए हैं जी। तो वे क्या आते हैं? परिसंचरण के अंदर आते हैं। और उत्सर्जन भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। इस तरह की जो सारी की सारी घटनाएं हैं ये हमें लाइफ प्रोसेस के अंदर, जैव प्रक्रम के अंदर पढ़नी होती है। इन्हीं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैविक प्रक्रम यानी कि जैव प्रक्रम कहते हैं, जिसको लाइफ प्रोसेस भी कह सकते हो। उम्मीद है आपकी जो परिभाषा है ये समझ में आ गई होगी, जैव प्रक्रम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है कि जो जैव प्रक्रम है ये कितने तरह का होगा। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए और जीव जंतुओं के लिए दोनों ही तरह का जैव प्रक्रम थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, जनरली बात आप जानते भी होंगे, भाई पेड़ पौधा है, एक ही जगह खड़ा हुआ है ना, एक जगह पर खड़े खड़े ही अपना भोजन बना लेता है और हमें भोजन के लिए कुछ ना कुछ बाहर से खाना पड़ता है। ठीक है, खाना पड़ता है या नहीं? यानी कि भोजन के रूप में बाहर से कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है भोजन के लिए। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपने भोजन के लिए कहीं पर भी नहीं जाते, केवल पानी की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से या ऑक्सीजन की मदद से और सूर्य के प्रकाश की मदद से
ये वही मैटर बना लेते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, यानी कि जहां से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये वही कंपाउंड अपने आप बना लेते हैं एक ही जगह पर खड़े खड़े। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी आधार पर हमारा जो जैव प्रक्रम होगा वो दो भागों में डिवाइड होगा। वे कौन कौन से भाग होंगे मैंने यहाँ पर लिख दिए। एक का नाम है अपचयी क्रियाएं, एनाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरा होगा अपचयी क्रियाएं यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये जो अपचयी क्रिया है इसमें क्या होगा, ये वे क्रियाएं होगी जो पेड़ पौधों के अंदर होंगी। ठीक है, यानी कि ये जो अपचयी क्रियाएं हैं ये किसके अंदर होगी, पेड़ पौधों से होगी। मतलब इसमें जो है सरल कार्बनिक पदार्थ आपके पास होगा, सरल कार्बनिक पदार्थ आपके पास होगा, और इससे क्या बन जाएगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ बन जाएगा, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण। इन क्रिया को अब मनुष्य तो करते नहीं है। क्या आप भी एक जगह खड़े होकर अपने भोजन का निर्माण कर सकते हो, नहीं ना। तो ये कौन करते हैं, ये केवल पेड़ पौधों के अंदर ही ऐसा पॉसिबल होता है। यानी कि जो अपचयी क्रिया है हमारी उनको कौन करते हैं, उनको केवल पेड़ पौधे ही करते हैं। एनाबॉलिक जो रिएक्शन है उसको केवल पेड़ पौधे करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे सरल कार्बनिक पदार्थ होंगे, ये सरल कार्बनिक पदार्थ कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं जैसे कि CO2 है। ठीक है, CO2 है, और इसमें हम क्या ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं। तो ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्लूकोज। यानी कि पानी और CO2 और इस तरीके से मिलकर ये किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जब हम इसमें प्रकाश संश्लेषण आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है, वो मैं आपको वहां पर जो है समझा दूंगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात आपको यहाँ नहीं होगी। तो फिलहाल जो हमारी एनाबॉलिक रिएक्शन होगी वो क्या होगी, यानी कि वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। ठीक है, जैव प्रक्रम की उपचय क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, और ये क्रियाएं सदैव पेड़ पौधों के अंदर होती है। उम्मीद है आपकी ये समझ में आ गया होगा उपचय क्रियाएं क्या होती है। तो ये पेड़ पौधों के अंदर होती है, क्यों, क्योंकि आपके पास सरल कार्बनिक पदार्थ है और उससे आपने जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आपने पूरे ग्लूकोज का निर्माण किया। ठीक है, ग्लूकोज तो समझते होंगे ना कि जो ऊर्जा का मुख्य उत्पाद होता है, यानी कि जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। पेड़ पौधों को भी उसी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है साहब, यानी कि जो ऊर्जा हमें चाहिए होती है इसी तरह की ऊर्जा की जरूरत भी पेड़ पौधों को भी होती है। ठीक है, अभी आप ये सोच रहे हो कि भाई पेड़ पौधे तो खाना नहीं खाते तो उनके पास ग्लूकोज कहाँ से आएगा, भाई वे हमारे लिए ही ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो, एक पेड़ पौधा है उस पर अमरूद आम लगे हुए हैं, तो आपने खा लिए, उससे क्या मिला आपको, कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलेगी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी आपको किसी न किसी रूप में ग्लूकोज मिल जाएगा। तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट अपचय क्रिया की, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है इसमें क्या होने वाला है, यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ से एकदम उल्टा है दोनों का। इसमें क्या है, सरल, और सरल से जटिल, और इसमें क्या है, जटिल, जटिल कार्बनिक पदार्थ से क्या बनेगा, सरल कार्बनिक पदार्थ बनेगा, सरल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, जो मनुष्य है या और जीव जंतु है वे क्या करते हैं, वे हार्ड पदार्थ को ग्रहण करते हैं, यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब आप हर बार तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का यूज करने से रहे, आप कम से कम क्या खाओगे, स्टार्च खाओगे। यानी कि मान लेते हैं आपने रोटी को खाया, रोटी क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, यानी कि जो स्टार्च है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर क्रिया करेगा, कहीं आमाशय में जाकर सभी प्रक्रियाएं मैं आपको धीरे धीरे अगली वीडियो में बताता रहूंगा कि कहाँ पर किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो इसमें जो है स्टार्च ग्लूकोज में डिवाइड होगा और उस ग्लूकोज की मदद से हम ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे और फिर वो अपशिष्ट गंदे सरल कार्बनिक पदार्थों में जो है डिवाइड होगा और बाहर जाकर जीवाणुओं कीटाणुओं द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपने जटिल पदार्थ खाया था और वो बाद में ऊर्जा ग्रहण करने के बाद में क्या बना लेगा,
सरल कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर बना लेगा। ठीक है, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट ग्रोथ की बात करें तो मनुष्य दुनिया में सबसे अधिक विकसित प्राणी के अंतर्गत आता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगर हम डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ की बात करें तो सबसे जो वृद्धि होती है, यानी कि सबसे वृद्धि के हिसाब से जो सबसे ज्यादा विकसित प्राणी है वो केवल सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही है। तो मनुष्य सबसे ज्यादा विकसित प्राणी यहाँ पर होता है। अब मैं आपको चलते चलते एक छोटी सी बात बता देता हूं कि पोषण क्या है। हालांकि हमें इसका विस्तृत वर्णन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। न्यूट्रिशन यानी कि प्रत्येक जीव जंतु जीवित रहने के लिए क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। इसी प्रक्रिया को जीव का पोषण कहते हैं। ठीक है, बाकी इसकी चर्चा हम मनुष्य के लिए पोषण, मनुष्य के लिए उत्सर्जन, श्वसन सभी का अध्ययन धीरे धीरे यहाँ पर करते रहेंगे। उम्मीद है आज जो हमारा जीव प्रक्रम से संबंधित छोटा सा पॉइंट था, छोटा सा टॉपिक था, वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।